मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म बाई नवीन कुमार सिंह, भिकना पहाड़ी, पटना से। जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्टेट की फार्म जो है भरे जा रहे हैं, और उस स्टेट में जिसमें आप जो लोग हिंदी के अध्यापक बनेंगे, पहले स्टेट 1 या स्टेट 2 को पास करेंगे। पास करने के बाद उसकी एक प्रक्रिया है या एक विधान है। उसके अंतर्गत जब वैकेंसी आएगी तब आप उस वैकेंसी में क्या होंगे, अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो उसी स्टेट के लिए ये बैच आरंभ है। अभी 2-3 दिन इस तरीके के जो बैचेस चलेंगे आपको, वो बैच आपको पूरा उसका प्रोफार्मा, किस तरीके की चीज़ें आती हैं, कैसे आपको अपना स्टेट क्वालिफाई करना है। गुड आफ्टरनून ममता त्रिवेदी जी। तो किस तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे, और इस स्टेट को हल्के में न लें। परीक्षाओं के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो स्टेट हुआ तो पेपर सरल कर दिए गए, उसमें अधिक से अधिक लोग पास हो गए। बार बार परीक्षाओं की चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सरल पेपर आया तो इस बार भी सरल आएगा। जैसा कि आपने अभी बीपीएससी की परीक्षाएं हुई, और उसमें आपने देखा कि 9th 10th में एंड 11th 12th में या 6th to 8th में, पहले क्या था कि उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही विशेष फोकस किया गया था। भाषा, बोली, अन्य चीज़ों पर फोकस था। लेकिन अब की बार की जो परीक्षाएं हुई, हिंदी साहित्य के पेपर कम कर दिए गए और व्याकरण अधिक कर दिया गया। और जिसमें आप लोग ये जानते थे कि हम व्याकरण कर लेंगे, और मतलब जिन लोगों ने पढ़ा था, मेहनत किया था, किया भी, लेकिन व्याकरण, किसी भी साहित्य का व्याकरण ही रीढ़ होती है। तो वास्तव में आप व्याकरण जानते हैं कि विकल्प में लगाना जानते हैं, तो बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, वह ये सारी परीक्षाएं इस तरीके का व्याकरण खोजती हैं कि मतलब आप वास्तव में अगर कोई व्याकरण का शीर्षक जानते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है, अव्यय है, जो भी चीज़ें हों, क्या आप उसकी परफेक्ट जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उस तरीके के व्याकरण पूछे गए थे। तो आप हल्के में न लें कि हम परिभाषाएं या डिफिनेशन उसकी तैयार करके हम परीक्षा को पास कर लेंगे। और जिसको यह मन में है कि नहीं मुझे अध्यापक भाषा का बनना है, तो आप उसकी स्टेट से तुलना न करें, अभी से लग जाए। यह स्टेट भी उसमें मदद करेगा, उसके लिए भी बैचेज आएंगे। अभी आपका ध्यान स्टेट पर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें, और इस स्टेट का लाभ आपको अपनी मेन परीक्षा में भी मिलेगा। कुछ चीज़ें आप इसमें कॉमन चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत अंदर से तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के प्रीवियस के पेपर आए थे, उस पेपर को हम देखेंगे, उसी को थोड़ा आधार मान करके चलेंगे। लेकिन हमारी दृष्टि चतुर्दिक होगी, क्योंकि बार बार पेपर के रूप बदल रहे हैं। रूप केवल बदल रहे हैं, सिलेबस नहीं बदलते हैं। सिलेबस वही होता है, पेपर के रूप बदलते हैं। कभी व्याकरण को अधिक कर दिया जाता है, कभी साहित्य को अधिक कर दिया जाता है, कभी काव्य शास्त्र को अधिक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जिसे अध्यापक बनना है, उसे जो भी हिंदी में पाठ हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और काव्य शास्त्र है, और व्याकरण है, तो आपको तीनों को समान मान करके समान तैयारी करना पड़ेगा। अब ये आप नहीं देखेंगे कि व्याकरण में इतना ही पूछा गया, लिटरेचर से इतना ही पूछा गया, यही सब अनुमान लोग करते रहते हैं। भाई आप अध्यापक बनेंगे, तो अध्यापक का मतलब आप भाषा का बनेंगे, तो भाषा की जितने टॉपिक होते हैं, क्या आपको संपूर्ण जानकारी और अच्छी जानकारी है या नहीं है। अगर
जो लोग इस चीज को मान करके तैयारी करेंगे, समय भी बहुत रहेगा। अभी तो ये स्टेट है, मार्च में होगा, और मार्च के बाद अगस्त में क्या होगी, मेन परीक्षाएं होंगी। तो जैसे ही मान लीजिए इसके भी बैच डाले जाएंगे, इसमें 4-5 महीना आपको टाइम मिलेगा। अच्छे ढंग से पढ़ना है और तीनों पार्ट पढ़ना है। आप अगर अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तभी मेरिट में आ सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ें कि 50-60 नंबर करके कट ऑफ पूछना, ये सब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। आप ऐसी तैयारी करिए कि आपको कट ऑफ पूछने की ज़रूरत न पड़े, कि आप कट ऑफ पूछें कि कितना सर जाएगा। खैर ये तो मानव स्वभाव है, लेकिन हम इतना कट ऑफ में जाएं कि हम इतना करके आए कि हमें कट ऑफ पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें चांसेस भी आपको दिया गया कि इतने ही बार हम आपको चांस देंगे। तो हम ये मान करके चलें कि हम जो है इस पहले ही चांस में हम अपनी परीक्षा पास कर लेंगे। तो जैसे कि मेरे बैचेज चले थे, अब उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे, और उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं थी लिटरेचर से लेकर के, ग्रामर से लेकर के, कि वो पार्ट न मिला हो सकता है कोई शब्द न मिलता हो तो वो अलग की चीज़ें हैं, उससे कहीं बाहर कोई चीज़ पूछी नहीं गई थी। हाँ, आपको उस व्याकरण की जितनी परफेक्ट जानकारी चाहिए थी वो चीज़ें थी, दिखाई नहीं दी। उस पेपर में जो बच्चों ने किया उसमें ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छा किया, 72-75 नंबर तक किए, हिंदी में 80 में, लेकिन वो उसकी संख्या कम रही इतना पढ़ाने के बावजूद भी। और के कम से कम 100 पीरियड क्लासेस चले होंगे, सारी चीज़ें चली गई। तो इस तरीके के स्टेट के बैच शुरू हो रहे हैं, और आप इसे पढ़ें अच्छे ढंग से, और ये स्टेट ही मान कर न चलें कि हमें आगे इसका लाभ आपको मिलेगा। यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप केवल ये न माने कि आपको इसका लाभ क्या है, आगे भी मिलेगा। और आप कितना स्टेट में कर लेते हैं, अगर अधिक से अधिक नंबर उठता है तो ये माना जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। और केवल ओनली क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो क्वालिफाइंग कर लेने से ये, क्योंकि आपको आगे परीक्षा देनी होगी, यही नियुक्ति का तो मानक होगा नहीं। इसलिए जो लोग भी जुड़े हैं या जो लोग जुड़ेंगे, इस इन बातों का ध्यान रख करके पढ़ें। तो किस तरीके की क्या चीज़ें जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे, कैसे पूछे गए थे, क्या पूछे जाते हैं, सब मालूम है। व्याकरण में होता क्या है, व्याकरण की शुरुआत भाषा से होती है, वर्ण से वर्णमाला होता है, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होता है, समास है, संधि है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, कारक हैं, लिंग है, वचन है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं और भी हैं, जैसे श्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो व्याकरण की कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे विराम चिन्ह हैं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको पढ़ना है यह मान करके कि हमें आगे आगे हमें इस तैयारी करनी है, तो हमको बहुत गहराई से पढ़ना है। वो तो ये स्टेट आपको पढ़ा दिया जाएगा, अगली बार भी मैराथन में दिया गया, सारे क्वेश्चन मिले, सब कुछ मिला, बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो इस चीज़ को आप क्या करें, ध्यान में रख करके करें कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा, किस तरीके से पढ़ें। ये सारी चीज़ें अभी हम 2-4 दिन आपको पूरी बातें समझाएंगे। उसके बाद हम क्लासेज सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे अभी, और यही बातें आपको काम करेंगी। क्लास जब शुरू होंगे, ये सारी बातें अपने दिमाग में रखें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को हम तैयार करने के लिए, मतलब इस हिंदी भाषा में हमें किस तरीके से रणनीति अपनानी होगी, कैसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें से जो चीज़ें दी गई वास्तव में आपका सही परीक्षण मूल्यांकन किया बीपीएससी ने, जो आया था कि आप किस तरीके से, उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक दे दिया गया।
अब उसमें दिक्कतें यह हो गई, एक क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, कर लेते। अब उपयुक्त में से एक से अधिक वही सही ज्ञान आपसे जानना चाहता है, वही जो विकल्प है वह सही आपका मूल्यांकन करता है कि क्या अगर व्याकरण पूछा गया, क्रिया विशेषण पूछा गया, जैसे हाय लिख दिया गया था, तो आपका सही वह मूल्यांकन किया कि आप कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो विशेष बात न करके थोड़ा हम स्टेट पर आते हैं। हमारे क्लासेस इस तरीके से अभी 2-4 दिन इस तरीके से चलेंगे। आपका मोटिवेशन होगा, आपके प्रारूप बताए जाएंगे और कैसी रणनीति हमें अपनानी है, इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। और इसको पढ़ाई से कम न मानिएगा, ये सारी बातें बताई जाएंगी। फिर हम तो पूरे स्लाइड पर आपको लिख करके बताते हैं कि कैसे करना है, आप अगर उसी को देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं शब्द अलग लिखे होते हैं, वही सर्वनाम कभी विशेषण हो जाते हैं, वही अव्यय कभी संज्ञा बन जाते हैं। तो वाक्य में वास्तव में तो वह हम शब्द में जब देखते हैं, जैसे कहा औरों को बुलाओ, और शब्द क्या है, अव्यय है। लेकिन औरों को बुलाओ, अब यहाँ औरों शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो तमाम ऐसी चीजें होंगी आपको। आप जब तक वाक्य को पढ़ करके व्याकरण ज्ञात नहीं कर लेते हैं, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप अच्छे व्याकरण के जानकार हैं। और अब धीरे धीरे आयोग टाइट होगा, परीक्षाएं क्या होंगी, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो आपको इस तरीके के प्रश्न, अपनी ऐसी सोच बढ़ानी है, इस तरीके का चिंतन करना है। तो आप अगर ऐसी सोच रखते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अधिक से अधिक नंबर व्यक्ति क्या होता है कि जिसका जो विषय होता है उस विषय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकता है। जीएस सागर है, उसमें कहाँ तक आप नंबर प्राप्त करेंगे। तो अगर हमें मेरिट बनानी है तो हमें अपने विषय पर सबसे मजबूत पकड़ बनानी होगी। और उस मजबूत पकड़ के बनाने के लिए हमको जीरो से लेकर के चलना पड़ेगा। तो हमने जो भी क्लासेस चले थे तो जीरो लेवल से पढ़ाया गया था, इसलिए किसी की कोई आपत्ति हो नहीं सकती है कि सर आपने हमें ये चीज़ नहीं बताया था, ये चीज़ें आई हुई थी। अब गद्यांश की बात रही गद्यांश पढ़ाने की बात नहीं होती है। गद्यांश में क्या चीज़ें होती हैं, व्याकरण आते हैं। गद्यांश है क्या, गद्यांश में आप देखें कि गद्यांश में व्याकरण आते हैं, और उसी गद्यांश में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विलोम है, पर्यायवाची है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, और ये सारे शब्द हैं, संकर है, रूढ़ शब्द है, यौगिक हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको मतलब आपको पूरे जीरो लेवल से लेकर के ऊपर तक आपको जाना पड़ेगा। तो गद्यांश में सारी चीजें पूछी गई थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं गद्यांश अधिक दिया गया था। गद्यांश तो और सरल है। गद्यांश जब आप पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश से उत्तर निकालेंगे, तो निश्चित है उससे उत्तर निकलेगा। अब उसमें व्याकरण की जिसकी अच्छी जानकारी थी उसके अच्छे नंबर हुए। कुछ तो बच्चे का ऐसा भी है कि 80 में भी गलत नहीं है, सब सही है। तो आखिर उसको बीपीएससी ने क्यों माना 80 में 80 सही है। तमाम ऐसे बच्चे हैं। तो आप देखिए, मैंने दिया था आपको, 1 मिनट देखें आप। ये दिया गया या स्टेट 1 9 to 10th हो या 11 to 12th हो। पहली बात सुन लीजिए, 9 to 10th हो या 11 to 12th हो, ग्रामर सबको पढ़ना है। किसी के ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी के ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं है, सबको ग्रामर पढ़ना होगा। सभी लोग ग्रामर पढ़ेंगे। अब आप ये देखें जैसे दिया गया व्याकरण, वर्णमाला, समास, संधि, गद्यांश, कारक, वाक्य लिखा गया,
या भाषा तमाम आई थी कि भाषा की परिभाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और आप केवल एक रटा रटाया पढ़ करके जाते हैं कि भाषा वह साधन है, उसमें भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग भाषा की परिभाषाएं भी थीं। अब आप समझिए कि आपको इसके रूप में पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, वचन है। वचन भी आए थे, वचन भी आया था कि कौन एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तमाम चीजें हैं। जैसे योद्धा एक शब्द है, अब आप देखिए योद्धा, योद्धा लिखते हैं, कुछ लोग योद्धे लिख देते हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। योद्धा शब्द युद्धे कभी नहीं दिया जाता है, ये कामता प्रसाद गुरु ने खुद बताया है। आप उसकी किताब देखिए, तमाम तरह के शब्द पूछे गए हैं। फिर आपने दिया शब्द भेद, हमने बताया तत्सम, यौगिक, रूढ़, ये सब तो हमने आपको बताया। अब इसमें देखिए प्रीवियस के पेपर आए थे जिसमें संधियां पूछी गई थी, तो क्या है, संधि पूछी गई तो हम पूरी संधि बताएंगे। पूरी संधि पूछा ही जाता है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। भाई स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। स्वर संधियों के भेद बताए जाएंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, दीर्घ है, संधि है, यण संधि है, वृद्ध संधि है। माने ये जो आप पढ़ेंगे तो पूरी बातें आपको बता दी जाएंगी। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन आलय क्या हो गया, विद्यालय। दीर्घ स्वर संधि पूरा नाम जानिए आपकी क्या होगा, विद्यालय। अब दूसरी चीज यहाँ ये भी जानना है कि अब सरकार, अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने विद्यालय ऐसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए इसमें टाइप हो गया, ये सही है ये गलत है, अगर दे दिया जा, यही कर देगा कि कौन विद्यालय सही है। इतने में आप लगते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अब क्या किया कि इस विद्यालय को, या विद्वान इस तरीके के लिखते हैं, इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान रख, माने हमको एक एक बिंदु पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखें आप, क्या क्वेश्चन प्रीवियस, सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम लिख दिया गया, लिखा गया सर्वोत्तम में सर्वधन उत्तम। अब आप देखिए यहाँ लिखा गया विकल्प सी, सर्व, सर्वधन उत्तम कौन सी संधि है, गुण संधि है। ए ओ और क्या होते हैं, गुण में आते हैं। तो आपको संधियों से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस में। आप देखें उच्चारण लिखा गया है, उच्चारण में कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधियां हैं। उत धन चारण, कुछ करना नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि च का क्या हो जाता है, तो हो जाता है। इतने जानेंगे उसी से काम हो जाएगा। आगे दिया गया है उच्चारण उत धन चारण भी दिया गया है विकल्प, ये सही है। इस तरीके के पेपर आपको आए थे, क्या है, तो आप थोड़ा संधियां, ये सामान्य व्याकरण पढ़ लेंगे तो हम स्टेट आपको, और ये स्टेट में ये देखना है कि हम कितना नंबर पाते हैं, हमारी तैयारी कितनी है। 75 नंबर से ना जाइए कि हमने पास कर लिया। यही आगे का प्रारूप, आगे की जो आप परीक्षाएं देंगे बीपीएससी के लिए, भाषा के लिए, ये बहुत काम की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको काम करेंगी। फिर दिया गया समास का अर्थ क्या है। समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप, दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सम सनम समास, सम सनम समास, जिसका संक्षिप्तीकरण हो सके वही क्या है, समास है। अब ऐसे भी लिख दे कि सम सनम समास किसकी परिभाषा है, किसके संबंध में कहा गया,
तो आपको दोनों बातें, सारी बातें जाननी होगी, केवल परिभाषाएं रट लेने से काम नहीं होगा। पहला पद संख्यावाची हो, इसमें द्विगु समास है, मतलब आपको समास की प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। अब आपने जाना कि समास आएगा, समास आएगा, आया था, दिक्कतें यह हो गई। अब लिखा गया सपरिवार, सपरिवार लिख दिया गया, तभी अब यही स है और स के योग में क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति होती है, उसमें कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाता है। नदी के रूप में भी क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। तो गुण गुण चीजें आपको क्या होती हैं बताई जाएंगी। आगे दिया गया घन श्याम, घन श्याम में कौन समास है। अब आप देखिए घन श्याम, श्याम माने काला, घन माने बादल, दोनों दिया गया। हमने आपको बताया कि आप क्या लिखेंगे। अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें दो दो समास होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर उसने विग्रह किया होता तो क्लियर होता, अगर विग्रह नहीं किया गया है तो समास में, घनश्याम में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास होंगे। कौन समास होंगे, घनश्याम में बहुव्रीहि और अव्ययी बहुव्रीहि समास और कर्मधारय दोनों होंगे। तो हमने ये कहा कि आयोग ये कहता है कि हम पहले भी अगर ऐसी चीजों में अगर उपयुक्त में से अधिक नहीं दिया गया, अगर उपयुक्त में से अधिक नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे। हमने बताया कि आप पहले विकल्प को वरीयता देंगे। घनश्याम में घनश्याम में बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास है। तो आप देखें यहाँ क्या लिखा गया, बहुव्रीहि, और यहाँ कर्मधारय भी लिख दिया, दोनों। अब है दोनों समास है। श्याम माने श्याम दिया गया, श्यामल होता है। घन माने बादल, जो बादल के समान हो उसे घनश्याम कहते हैं। तो दिया गया दोनों समास होंगे। तो आपको इस सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अब इसका तो अभी विकल्प 4 ही में चल रहा है, हो सकता है क्या परिवर्तन करेगा। हमको हर स्तर से तैयार रहना चाहिए। तम दाता, तम दाता दिया गया इसमें कि क्या होगा। तम दाता द्वंद्व हो ही नहीं सकता, द्विगु हो ही नहीं सकता। तम माने, तम क्या है यहाँ, तत्पुरुष नहीं है। तम का दाता यहाँ दिया गया, तम शब्द अव्ययी भाव की समास के अंतर्गत आया। तम क्या है, यहाँ उपसर्ग का काम कर रहा है। तम का क्या कर रहा है, उपसर्ग का काम कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें आपको दी जाएंगी। जलज में समाज साटिए। जलज माने जो जल में उत्पन्न हो। जलज का मतलब होता है कि जो जल में उत्पन्न हो। व्याख्या करिए। में तत्पुरुष समास, क्या हो गया, जो जल में उत्पन्न हो। अगर हम कहते हैं जो जल में उत्पन्न होता है जलज, तो दिया गया जलज, यहाँ लिख दिया गया जलज में आप समास बताइए। अव्ययी भाव हो ही नहीं सकता है। और क्या है, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, दो में आपको देखना होगा। जलज जो जल में उत्पन्न हो। जलज जैसे कहा गया सेनापति, तो सेनापति में आप क्या करेंगे, सेना का पति। सही विश्लेषण करेंगे तो तत्पुरुष इसलिए हो गया कि इसमें जल में उत्पन्न, अंदर, भीतर, मध्य में अगर व्याख्या करने पर आता है तो कौन समास हो गया, तत्पुरुष समास। आगे देखिए। अब आप देखिए यहाँ दिया गया है आपको, ये बैचेज स्टार्ट हैं 9 से 10 और 20 दिसंबर से बता भी दिया गया था। इसकी टाइमिंग 3 से 4 हैं।
ऑफर भी इसमें लिख दिया गया है, सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। अब इस फैसिलिटी का लाभ आप उठाइए और अपना एडमिशन लीजिए। सब कुछ देख करके आपने वैसे चला है, सब देखे हैं, कहीं इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिया गया, अब आप देखिए गद्यांश में क्या होता है। हम गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश और आसान है, गद्यांश के शीर्षक निकाले जाते हैं। तो अब इसमें से 4 ही विकल्प है, एक शीर्षक देखना होता है कि कौन सबसे प्रभावी है। तो गद्यांश में अब की बार जो बीपीएससी की पर आपको उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यह स्टेट तो ठीक है, स्टेट में हिंदी में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि उसमें कहीं दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन जैसे दिया गया गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं, भारत माता को नमन करते हैं, मेन बातें किस क्या लिखी गई, भारत माता। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण गोता है, माने उसकी चौहद्दी लिख दी गई। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती गोदावरी आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं, खेतों में लहराती लहर हैं। इनकी तो दिया गया फलों की बहार ही इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। फसलें और पके फल किसकी देन है? तो आप बताइए किसकी देन है, लोगों की देन है कि नदियों की देन है? यहाँ लिखा गया, मेन में आइए, आप सब कुछ लिखा, महत्व सबसे अधिक किसको दिया? नदी को। किसको दिया? नदी को। मिट्टी को कहीं मिट्टी का उल्लेख है? नहीं। किसकी? भारत। फसलें और पके फल किसकी देन है? मेन चीज क्या दिया? नदियों की, पहाड़ों की, मिट्टी की, लोगों की। तो देखिए इसमें नदी और पहाड़ दोनों की बात की गई, लेकिन मेन बातें क्या हैं? फसल नदियों से ही उत्पन्न होंगी, नदी के जल से। अब आपको पकड़ना होगा कि किस तरीके के गद्यांश आप पकड़ेंगे। आगे देखिए, अब उसी तरीके से दिया गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है, इस तरीके की चीजें आपसे गद्यांश में। मेरे कहने का मतलब यह था कि गद्यांश को हम कैसे पढ़ करके और उसके अर्थ को कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमें ध्यान देनी। जो खूब अब की बार सारे गद्यांश आए थे, गद्यांश से 20-20, 22-22 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम गद्यांशों को पढ़ें और उसके वास्तविक सार पर जाएं कि वह किसको महत्व दे रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे, तो सही भी है। अब वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। बात सही है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों दूसरों की भलाई कर सकता है। अब यहाँ दिया गया, आप देखिए, दूसरों की भलाई कर सकता है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परहित के अंतर्गत आता है। फिर दिया गया, भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया।
सम्राट अशोक ने स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। भगवान राम ने किसका संहार किया? तो किसका किया? राक्षसों का। किसका किया? राक्षसों का। लास्ट में पूछा, सब कुछ बात बता देने के बाद पूछा किसको? इस तरीके की गद्यांश पूछा। इसके गद्यांश के रूप क्या थे? अलग थे। सब बातें बताया। अंतिम में बताया कि भगवान राम ने किसका क्या दिया? किसका संहार किया? किसका नाश किया? तो क्या? राक्षसों का। तो अलग गद्यांश के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अब जब देख रहे हैं कि बंदर है, हिरण है, देव है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल इसका सेंस क्या पूछ दिया कि किसका उद्धार संहार किया? तो राक्षसों का किया। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो मैंने बताया कि पैटर्न अलग अलग बदलते रहेंगे। हमको परफेक्ट जानकारी लेनी है। अगर आप परफेक्ट पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं तो आशा मत करिए। इसलिए आपको, और ये परफेक्ट जानकारी होगी कैसे? पढ़ने से होगी, अभ्यास करने से होगी। दूसरा इसका कोई भी तरीका नहीं है। आगे देखते हैं, देखते जाइए थोड़ा। यहाँ भी दिया गया है, सुख दुख में कौन समास है? सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख में कौन समास है? द्वंद्व समास है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि द्वंद्व में भी कौन समास है? तो समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व? समाहार द्वंद्व। द्वंद्व कई प्रकार के होंगे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। हम केवल एक के पढ़ें कि पाप पुण्य द्वंद्व समास, इससे तो भाई काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या दिया गया? इसमें द्वंद्व समास है। आपने देखा सुख और दुख, लिखा गया सुख और, लिख दिया गया सुख और दुख, सुख और दुख हो गया। तो समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ये सबके क्या हैं? भेद हैं। बहुब्रीही के भेद हैं, व्यतिहार बहुब्रीही, तमाम बहुब्रीही हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको ये ना जाने कि आप हल्के में पढ़ करके जाएंगे, इस बार पेपर सरल आया, इस बार कठिन आएगा। ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। आप चैप्टर पर ध्यान दीजिए कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें उस चैप्टर की संपूर्ण जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही। बिना संपूर्ण जानकारी के आप चैप्टर में मान लीजिए पढ़ करके जाएं, संपूर्ण जानकारी कोशिश करिए। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जानकारी हो सकती है, लेकिन यह है कि थोड़ा हमको क्या है, मेहनत करना पड़ता है। आगे दिया गया है, देखिए आप यहाँ देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने, भीषण ध्वंस विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। गांव है रखो अपनी धरती तमाम, वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर हंसी न उठाएंगे, वह भी न दे सका आशीष। समाज को लेने न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो असहाय साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा? जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक मर जाता है, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात क्या कहा उसने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस तरीके की चीजें दी गई है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा?
युद्ध को टालना, श्री कृष्ण को पांडवों को जीतना, क्या पांडवों को संधि का प्रयास मानना। तो दिया गया वह वह अस न उठाएंगे दुर्योधन, वह भी न दे सका, आशीष समाज को न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। फिर दिया गया, आगे दिया गया, असहाय साधने चला, जब नाश मनु पर। असाध्य क्या होता है? साध्य माने साधन, असाध्य माने लक्ष्य। आप देखें, दोनों शब्द को देखें। साध्य मीन्स होता है साधन। हम लिखते हैं तो लिखने का साधन क्या है? कलम। लक्ष्य क्या है? लिखना, सुंदर लिखना। तो वह हमारा क्या है? लक्ष्य। तो दिया गया, कवि ने किस बात को असाध्य कहा? उसका लक्ष्य क्या था? पांडवों को जीतना। क्या जीतना? पांडवों को जीतना। आगे देखिए। माला त्रिवेदी जी, आप लाइव में जुड़ी हैं, क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? कृपया कमेंट दीजिए अपना, देखें क्या आप चाहती हैं, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। आगे दिया गया, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। अभी 2-4 दिन क्लासेज हमारे इस तरीके के मोटिवेशन के रूप में या प्रारूप के रूप में चलेंगे। इसके बाद जो है बैचेज अभी 2-4 दिन के बाद से अपने पूरे विषय के साथ, पूरे प्रकरण के साथ आगे आएंगे सीरियल वाइज से। तब तक आप क्या करेंगे, माने मंडे से ये क्लासेज जो है तब जा कर के शुरू होंगे। अभी ये क्लासेज चल रहे हैं, सारी बातें बताई जाएंगी, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और आप पहले, यही सबसे ज़रूरी है, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये सबसे ज़रूरी हैं। इसको आप उससे बेहतर मानिए, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। तो आप यहाँ प्रीवियस के पेपर समझेंगे कि किस तरीके की चीज़ें, देखिए किस तरीके आप इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।